हिस्ट्री में आज हम 1943 में पड़े जो फेमाइन हुआ था इंडिया में, अकाल, उसकी बात करेंगे। साथ में राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है वो जानेंगे, और देसी लियाकत समझौते के साथ ही वेवल प्लान, जो वेवल योजना थी, वो भी देखेंगे। 1943 का जो अकाल था एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आपसे सीक्वेंस पूछेगा तो ये पूछ सकता है इसमें, मतलब जो सबसे पहले बात तो सीक्वेंस में तो ये पूछेगा कि जो राजगोपालाचारी फार्मूला था क्या वो पहले आया, या आपका देसाई लियाकत जो समझौता था वो पहले हुआ। मतलब सीक्वेंस पूछ सकता है। उसके अलावा जो आपका अकाल पड़ा था फेमाइन, इसके कारणों को भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है, तो उसको देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक है, तो जो अकाल था इसको मैनमेड कहा गया। इस मानव निर्मित भीषण अकाल में 15 से 30 लाख लोगों की जान गई थी। कोई फिक्स नहीं है, 15 से 30 लाख के आसपास जान इसमें गई थी लोगों की। कितना बड़ा अकाल था, सोचो, इतना तो अभी कोरोना से भी नहीं मरे लोग। ठीक है ना, बहुत बड़ा अकाल था। अकाल तो था ही, उसके साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां भी फैली थी, महामारी। तो जो अधिकतम मौतें थी वो महामारी से हुई थी, बीमारी से हुई थी। कौन कौन सी बीमारियां? जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक, मलेरिया, कोलेरा या स्मॉल पॉक्स वगैरह से। कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन, जब आपको खाना नहीं मिलता प्रॉपर तो आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है बॉडी में, जिस कारण माल न्यूट्रिशन हो जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है उसके कारण या भूख के कारण। ठीक है ना। अब इसको मैंने मैनमेड कहा है, ये मैनमेड था अकाल आपका। ठीक है, मानव निर्मित था। ऐसा क्यों कहा? उसके 3 कारण हैं ये। देखो कारण क्या है। जैसे मैंने बोला था कि आपके जो भारतीय सैनिक हैं, ब्रिटिश एक तरीके से आपका वॉर में लीन है, वो आपका वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा है। ठीक है, तो उसके सैनिकों के लिए, भले वो भारतीय हैं, उसके खुद के सैनिकों, उनके लिए पैसा चाहिए, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, हथियार बनाने के लिए पैसा चाहिए, उनके खाने पीने के लिए राशन, रसद आदि चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें से, अगर ये सारी चीज़ें उसको चाहिए तो कहाँ से लेगा? जितनी भी उसकी कॉलोनीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर उसका अधिकार है, वहाँ से लेगा ना। तो भारत भी उसकी कॉलोनी थी, तो भारत से भी ये सारा सामान, खाना वाना, ये युद्ध में जाता था, जिस कारण जो है लोकली जो है खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। मतलब यहाँ पर लोकल लोगों के लिए खाना नहीं बचा, इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अपने सैनिकों के लिए। ठीक है, दूसरी बात, जब मैंने आपको बताया था कि ये जैसे भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बर्मा पड़ता है। बर्मा, और जो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाला एरिया ना, तो यहाँ पर जो है जापानियों ने कब्जा कर लिया था। तो पहले क्या होता था, जब हमारा ब्रिटिश कब्जा था तो यहाँ से चावल का आयात होता था भारत में, चावल आता था यहाँ से। ठीक है ना, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए। लेकिन अब जापानी इन्वेंशन हो गया, तो यहाँ पर जापानी लोग बैठ गए, तो ये क्या ब्रिटिश को यहाँ पर चावल देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ से चावल आना बंद हो गया, तो अन्न की और कमी हो गई, जो भी एक आपका अकाल का कारण बना। उसके अलावा जो इन्होंने राहत कार्य चलाई कि आप जहीं भी खाना नहीं मिल रहा तो लोगों को खाना खिलाओ, वो बड़े शहरों तक ही सीमित रहा। ठीक है ना, छोटे शहरों में पहुंचा ही नहीं। किस कारण? धन क्या भाव कर रहे हैं, सारा धन तो कहाँ जा रहा है आपका? युद्ध में व्यय हो रहा है, तो लोगों में थोड़ी लगेगा। ठीक है ना, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस फेमाइन के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है। एक गतिरोध बना होता है। गतिरोध मतलब क्या है? जैसे एक कॉमन कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे थे लोग, कॉमन एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे थे लोग, है ना। आपका ब्रिटिश लोग कुछ और देना चाह रहे थे, कांग्रेस कुछ और मांग रही थी, मुस्लिम लीग कुछ और मांग रही है ना। मुस्लिम लीग तो कह रही है हम तो सेपरेट होके रहेंगे, कांग्रेस की नहीं, सेपरेट मत हो, हमारे साथ ही रहो। सबके अलग अलग डिमांड्स हैं। तो इस गतिरोध को, इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए, ऐसा नहीं कि एक संगठन कांग्रेस आपका प्रयास कर रहा है, कुछ लोगों ने कुछ उपाय भी दिए कि ऐसा ऐसा अगर हम इन इन चीज़ों को फॉलो करें तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है अगर हम ये चीज़ें करें। इंडिविजुअली भी लोगों ने प्रयास किया। तो उन्हीं इंडिविजुअल प्रयासों में से एक आता आपका राजगोपालाचारी फार्मूला, और दूसरा आता आपका देसाई लियाकत समझौता। दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों ने क्या क्या चीज़ें ऑफर की थी कि ये चीज़ अगर हम करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया? 1944, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। 1944 में आया, उसका 1945 में आएगा आपका विवल प्लान, ये। ठीक है ना, इस सीक्वेंस पूछ लेता है बहुत बार। तो देखो, संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी जारी थे, जैसे मैंने बताया। ऐसा ही एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया। फार्मूला कुछ सजेशंस दिए उन्होंने, ठीक है, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला नाम दिया गया। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया। गांधी जी वॉज सपोर्टिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे वो देखो। तो उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। जैसे कांग्रेस कह रही थी हमें स्वतंत्रता दो, तो वो चाहती थी, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो भी हमारा समर्थन करे और मांगे कि भारत को स्वतंत्रता मिले। ठीक है, उसके अलावा जो केंद्र में, जो सेंटर में आपकी एक केंद्र में स्थायी सरकारों की स्थापना कार्य
स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। अब देखो ऐसा था ना, एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम माने नॉन परमानेंट है, जो अभी के लिए हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, लेकिन जब संविधान बन जाएगा उसका इलेक्शन होगा, प्रॉपर गवर्नमेंट चुनकर आएगी। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अस्थायी गवर्नमेंट है, वो जो स्थायी अस्थायी नॉन परमानेंट गवर्नमेंट है उसको बनाने के लिए जो है आपका मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। दोनों में मतभेद ना हो बीच में, मतलब आपका मुस्लिम लीग ये नहीं कहेगी हमें ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, दोनों मिलकर एक सरकार बनाए केंद्र पर, ये उन्होंने चाहा। ठीक है, अब इन सब का विरोध भी होगा, क्यों लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्तर पूर्वी तथा, अब देखो इन्होंने कहा कि जो युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो जो आपका इंडिया है ना, ये इसका जो आपका उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी माने नॉर्थ ईस्टर्न ये हो गया, और उत्तर पश्चिमी ये, इन दोनों इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाका था, जहाँ पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। राजगोपालाचारी ने कहा ठीक है, जब हम आपका युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद इन दोनों इलाकों में आपका प्लेबिसाइड कराया जाएगा, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा, लोगों का मत लिया जाएगा कि आप क्या एक अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं। अगर इन्होंने हाँ के पक्ष में वोट किया तो अलग से दोनों को मिला के एक स्टेट बना दिया जाएगा, अगर इन्होंने ना कहा तो फिर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने प्रपोजल दिया। उसके बाद देश के विभाजन की स्थिति, अगर देश का विभाजन हो ही जाता आखिर, अगर कोई एक देश का विभाजन हो ही जाता आखिर में, तो जो आपके डिफेंस है, आपका कॉमर्स है, कॉमर्स माने आपका बिजनेस वगैरह हो गया कुछ भी, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, संचार है, इन विषयों पर जो भी आपके दो देश बनेंगे विभाजन के बाद, उनमें प्रॉपर एक समझौता होना चाहिए। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये सभी जो मैंने पॉइंट बोले ना, ये तभी होंगे जब आपका भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, ब्रिटिश आपका भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देगी। ये इन्होंने सजेस्ट किया कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। अब लोगों की इसमें आपत्ति क्या कहती देख लो। अब राजगोपालाचारी फॉर्मूले की आपत्तियाँ, जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार कर ले, उन्होंने यह भी मांग की। अब जिन्ना चाहते थे कि भैया ना ना कुछ नहीं चाहिए हमें, तुमको केंद्र में सरकार बनानी है कुछ भी कहो, हमें तो चाहिए भाई पाकिस्तान। उन्होंने 1940 में पाकिस्तान की डिमांड कर ली ना, तो उन्होंने कहा दो राष्ट्र बनेंगे, इस सिद्धांत को आप स्वीकार करो पहले, तब हम कुछ करेंगे आगे। ठीक है, उन्होंने ये भी मांग की। अब जैसे मैंने कहा ना, दो आपके प्रोविंसेस हैं, आपका नॉर्थ, एक तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला, और आपका नॉर्थ वेस्ट वाला, इन दोनों में प्लेबिसाइड होगा, जनमत संग्रह होगा, बोला मैंने, मतदान होगा। लेकिन जिन्ना ये चाहते थे कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, यहाँ पर मुस्लिम बहुल है, लेकिन कुछ अदर कास्ट के भी तो लोग हैं, अदर आपके धर्म के भी तो लोग हैं। तो जिन्ना चाहते थे अगर यहाँ पर प्लेबिसाइड हो, यहाँ पर वोटिंग हो कि अगर आप अलग से एक देश या एक आपका प्रांत बनाना चाहते हैं, तो उस मतदान में कौन भाग ले, सिर्फ जो यहाँ पर मुस्लिम है वही भाग ले, जो अदर कास्ट के या रिलीजन के लोग हैं वो भाग ना ले, उनकी डिमांड थी। ये तो फिर बेवकूफ़ी वाला डिमांड हो गया ना, मुस्लिम तो हाँ ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद और उन्होंने ये भी इसका भी विरोध किया था, जैसे राजगोपालाचारी ने कहा था कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी दोनों द्वारा मिलके। लेकिन हमेशा से जिन्ना का ये डर था कि अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ भी करें या सरकार बनाए कुछ भी करें, तो हम हमेशा माइनॉरिटी रह जाएंगे, और हमें जो आपकी कांग्रेस है वो मानते थे कि हिंदुओं की पार्टी है, ये मुस्लिम लीग मानती थी, वो हमें दबा के रखेगी। तो इसलिए जिन्ना का तो सिद्धांत ही ये बन गया था 1940 के बाद कि हमें तो भैया अलग राष्ट्र चाहिए जहाँ पर हम मुस्लिमों को रखेंगे। तो उन्होंने केंद्र पर बनने वाली सरकार जो हमने कहा था अस्थायी सरकार बनाते हैं, उसका भी विरोध किया ना, हमने कहा हम आपके साथ कोई सरकार नहीं बनाएंगे। किसने कहा? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदू नेता थे, हिंदू महासभा वगैरह, वीर सावरकर वगैरह, इन्होंने भी जो है राजगोपालाचारी फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर इसका तो कोई औचित्य नहीं रहेगा। बस आपको याद होना है कि ये कब आया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, अब देखो देसाई लियाकत अली, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये आया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिविजुअल एफर्ट्स चल रहे हैं ना कि दोनों के बीच का गतिरोध खत्म किया जाए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का। तो ऐसे ही जो कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान, ये मुस्लिम लीग के नेता हैं, ये आपके कांग्रेस के नेता, दोनों ने मिलकर कुछ और सजेशन दिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट दिए, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ना कांग्रेस को ना आपका मुस्लिम लीग को, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उसको। इन्होंने क्या कहा था, जो अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों केंद्रीय विधानमंडल के अपने सदस्य, अब इन्होंने वही बात की, जो आपकी अस्थायी सरकार बनेंगे ना अभी हम बना रहे हैं, उसमें दोनों के सदस्यों को आप शामिल कर लो, कांग्रेस के भी मुस्लिम लीग को भी। लेकिन मुस्लिम लीग कहाँ मानने वाली थी? मुस्लिम लीग तो कहती ना, हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, अगर सरकार बनाएंगे तो हम माइनॉरिटी रह जाएंगे, और माइनॉरिटी रहेंगे तो आप हमको हमेशा दबा के रखेंगे मुस्लिमों को। तो वो तो अलग राष्ट्र की मांग ही कर रहे थे 1940 से, वो कहाँ मानेंगे इस पर। ठीक है ना, और उन्होंने कहा था कि सदस्यों में आपका 20% अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए आपकी सीटें आरक्षित होंगी, 20% जो सरकार बनेगी। ठीक है, तो इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। बस आपको पता होना चाहिए, ये आए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है वेबल योजना। ये तो अभी तक भारतीय ही एक दूसरे को समझाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन अब एक अंग्रेज आ गया जो वेबल प्लान लेके आया है, कुछ सजेशन इसने भी दिए कि ऐसा ऐसा होगा भविष्य में।
आप इसमें सहमति दो। जैसे अभी तक आपका ऑगस्ट ऑफर आ रहा था, क्रिप्स मिशन आ रहा था, दोनों फेल हो गए। अब आ गया तीसरा वी विल प्लान 1945 में। कब आया? 1945 में। अब इसने क्या क्या सजेस्ट किया वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसने कहा सरकार की ओर से अब तक नया संविधान ना बने वायसरॉय की कार्यकारिणी। देखो, इसने कहा कि जब तक आपका नया संविधान नहीं बन जाता ना, आज़ादी की बात नहीं की इसने कहा जब तक आपका नया संविधान नहीं बन जाता तब तक जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है ना, जो आपका मैंने कहा था गवर्नर जनरल बैठता है जिसको वाइसरॉय बोलते हैं हम, उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिनकी सहायता से आपका एग्जीक्यूट करता है जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको एग्जीक्यूट करना या उनको लागू करने का काम कौन करता है? गवर्नर जनरल करता है, वाइसरॉय करता है। किसकी सहायता से? आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से, कार्यकारिणी से। और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको मनोनीत किया जाता, माने इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता। तो इन्होंने कहा जब तक आपका नया संविधान नहीं बनता है, जो ये आपकी कार्यकारिणी है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जो भारतीयों को पसंद आएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए उसने शिमला में एक बैठक बुलाई जून 1945 में, सभी दल के नेताओं को बुलाया, मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया, हिंदू महासभा हो गई, जितने भी आपके सबको बुलाया। उसने बताया अपना प्लान कि मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें, इसमें 12 मेंबर होते थे। तो इसने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? देखो, सबसे पहला पॉइंट बोला इसने गवर्नर जनरल एवं जैसे 12 होते हैं ना, इसमें से एक हो गया आपका, एक तो गवर्नर जनरल हो गया, एक दूसरा कमांडर इन चीफ, जो सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, जो हेड होता है। उनको छोड़कर जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे भारतीय होंगे, बोल दिया इसने। पहले 8 थे इससे पहले तक, ठीक है। अब कहा सारे के सारे, 2 लोगों को छोड़ के सारे के सारे भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑफर कर रहा हो मुख्य प्रावधान। दूसरा, परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा जितने हिंदू हैं उतने ही मुस्लिम भी होंगे, दोनों की संख्या बराबर रखी जाएगी। अब इस वेबल प्लान का विरोध कैसे कैसे कांग्रेस भी करेगी और मुस्लिम भी करेगी वो हम देखेंगे। पहले ये देख लो उसके प्रावधान क्या थे, ठीक है। और उसने कहा जो ये रिकन्स्ट्रक्ट हो रही ना हमारी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नया बन रहा है ना ऐसा, इसमें 2 लोग को छोड़ के सारे भारतीय बन रहे हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसके अकॉर्डिंग काम करेगी जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक, ठीक है। गवर्नर जनरल का वीटो समाप्त नहीं किया जाएगा। वीटो माने जैसे कोई आपका रूल बनकर आया, अगर गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आया तो वीटो लगा के उसको समाप्त कर सकता है। मतलब एक तरीके से पावर, एक पावर हाउस जो अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही है, समझ लो, जो मेन पावर है। सभी दलों के प्रतिनिधि कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव जो है कि अब देखो, इसने कहा ठीक है अब यहाँ पर चुनेंगे कैसे हम लोग, किन को अपॉइंट करेंगे? तो उन्होंने कहा जितने भी दल है ना भारत में, सब मिलकर बैठो, एक लिस्ट बनाओ कि ये लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने चाहिए। एक साथ मिलके लिस्ट बनाओ। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे ही आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नहीं बनती, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो कैसे बनेगी इनके बीच में? ये तो कहने वाली बात है कि भैया आप सब बैठो और हमें बताओ कि आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किन लोगों को भेजना है, ठीक है। ये बात तो बननी नहीं थी। फिर उन्होंने जोड़ा कि ठीक है अगर एक साथ मिलकर आप एक लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी अलग अलग लिस्ट दीजिए कि इन लोगों को शामिल होना चाहिए। ये ऑफ़र किया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसने कहा कि इस बात की पूरी संभावना रखी गई है कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटिश विजयी होगा, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है जैसे युद्ध खत्म होगा एक नया संविधान आपके लिए बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अभी भी इन्होंने आज़ादी देंगे नहीं बोला है, नया संविधान बनाएंगे बोला है, ठीक है ना। अब देखो मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, इसमें मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही? मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, अब जैसे इन्होंने बोला था ना कि बराबर होंगे, हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे, तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम ही मुस्लिमों की पार्टी हैं, हमारे अलावा अगर हमारी मुस्लिम लीग के अलावा कोई भी मुस्लिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं जाना चाहिए। मतलब मुस्लिम मतलब आपका मुस्लिम लीग ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि भाई एक पंजाब के व्यक्ति थे मलिक खिजर हयात खां, जो कि मुस्लिम लीग के नहीं थे लेकिन उनको कार्यकारिणी में शामिल करना चाहते थे। कौन? वेबल। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगेगा ना, मुस्लिम लीग तो कह रही हम ही मुस्लिमों का पार्टी हैं, जितने मुस्लिम आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएंगे हमारी पार्टी से ले जाएंगे, बाकी अगर कोई आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये होने नहीं वाला था, तो आपत्ति जताई इस पर मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अब कांग्रेस की आपत्ति क्या रही, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही एक तरीके से? तो कांग्रेस को ये लगा कि भाई ये तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बराबर रखेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये 2 चीज़ें आती थी सरकार से, 2 चीज़ें आती थी कि भाई आप तो हमें ऐसा मतलब फील करवा रहे कि हम सिर्फ हिंदुओं की ही पार्टी है। मतलब कहीं ना कहीं आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं की पार्टी हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से मुस्लिम वो बराबर होंगे कहा, लेकिन मुस्लिम लीग को आपने अधिकार दे दिया कि आप मुस्लिम प्रत्याशियों को अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि सिर्फ वो ऐसा फील करवा रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं की ही पार्टी हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, कांग्रेस मानती थी कि वो एक सर्वदलीय पार्टी है, मतलब
धर्म पार्टी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कांग्रेस को पसंद नहीं आई और कांग्रेस इस चीज़ पर आश्वासन चाहती थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग की थी कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों, जितने भी सदस्य आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, आपके कार्यकारिणी में अपॉइंट होंगे कांग्रेस से, उसमें कांग्रेस को ये अधिकार चाहिए कि वो किसी भी धर्म का हो सकता है। ये नहीं कि आप कहो कि सिर्फ कांग्रेस जो है हिंदुओं को ही अपॉइंट करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस है मुस्लिमों को भी अपॉइंट कर सकती है, क्रिश्चियन को भी अपॉइंट कर सकती है, किसी को भी कर सकती है, ये अधिकार हमें दो, ठीक है। ये अधिकार दिए नहीं गए तो भैया वेबल प्लान तो हो गया आपका फेल, ठीक है। ये था आज का वीडियो। अब कुछ ही दिनों में आपका भारत आज़ाद करवा देंगे हम, इस महीने के अंत तक शायद, ठीक है। तो इससे के साथ अब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल डू समथिंग न्यू, ठीक है। शायद उसके बाद इकोनॉमी शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, इसको रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो।